हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम और आज के इस वीडियो में हम 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ है। और नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इन्वेसिव साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल्स। उसके बाद हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये अपनी तरह का सबसे पहला कॉन्फ्रेंस इंडिया में हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ G20 समिट्स। उसके बाद हम NCERT गाइडलाइन फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ये NCERT ने नई गाइडलाइंस स्कूल्स के लिए जारी किया है, उन गाइडलाइंस को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड इन मॉडर्न स्लेवरी, यानी कि 50 मिलियन लोग मॉडर्न स्लेवरी के शिकार हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक वुड बी वन वाटर अप्रोच इज़ की टू कॉम्बैट अर्बन चैलेंजेस मैनेजेस रिसोर्सेज। यहाँ पर वाटर क्राइसिस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, आई वुड इंसिस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोर्ड ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ सर्च @BIES Academy और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। देयर यू कैन फॉलो द चैनल। वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स रिगार्डिंग वीडियोस, टेस्ट सीरीज, कोर्सेज सब अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड यस, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये GS पेपर 2 का हिस्सा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आता है और ये द हिंदू में पब्लिश हुआ है। द हिंदू के साथ दूसरे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ है, बट फॉर एंड सेक ऑफ ऑथेंटिकेशन यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। स्टार्टिंग विथ न्यूज़ में क्या है, तो इंडिया का रैंक 132 मिला है पूरे 191 देशों में, मतलब कि इंडिया का रैंक बहुत पीछे रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इंडिया का रैंक डिक्लाइन हुआ है और 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार 2 बार इंडिया का रैंक डिक्लाइन हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साल ही डिक्लाइन हुआ है, पिछले साल भी अगर हम पिछले कंपेयर करें तो वो भी डिक्लाइन ही हुआ था रैंक। यहाँ पर ग्राफ में आप देख सकते हैं 2011 से अगर हम रैंक की बात करें तो लगातार ये यहाँ पर बढ़ा ही है, रैंक ऑलमोस्ट बढ़ा ही है, लेकिन यहाँ पर आके रैंक डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, ये एक्चुअली पॉइंट्स बता रहा है, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर सब कंट्रीज़ को रैंक मिलता है, राइट। तो करंट में इंडिया का स्कोर है 0.633। लास्ट ईयर इंडिया का HDI स्कोर था 0.645। ये 0 से 1 के स्केल के बीच में रैंकिंग मिलती है, पॉइंट्स मिलते हैं, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर रैंकिंग डिसाइड होती है कितने कंट्रीज़ के बीच में। तो टोटल 191 कंट्रीज़ हैं जिनके रैंकिंग मिलती है और इस साल इंडिया का रैंक 132nd रहा। ठीक है, वहीं 2020 में इंडिया का रैंक 130 था। हम टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो सबसे टॉप पे स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे आइसलैंड, फोर्थ पे हांगकांग, फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया। और बॉटम परफॉर्मर्स की बात करें तो 191 पे साउथ सूडान, देन चैड, नाइगर, कैर, बुरुंडी, ये सब बॉटम के देश हैं। अगर हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो श्रीलंका का रैंक 73rd, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पर आप रैंकिंग दे सकते हैं कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं उनका कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बहुत सारी कंट्रीज़, इवन बांग्लादेश भी HDI के मामले में इंडिया से ऊपर है, यानी कि इनकी रैंक बेटर है कंपेयर टू इंडिया, राइट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके हिस्ट्री की बात करें तो इसका सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हुआ करता था। इंडिया के इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक, इन दोनों ने मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कॉन्सेप्टलाइज किया था और सबसे पहली बार 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। आगे चलकर इसमें कुछ फीचर्स चीज़ें ऐड हुई और यही चलकर आगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर्म हुआ, जो कि करंट डेट में हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, राइट। इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसमें 3 मेजर डायमेंशंस हैं। सबसे पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये पैरामीटर्स हैं, यानी कि मेजर पिलर्स कह सकते हैं आप इस इंडेक्स के। और इसमें क्या क्या डायमेंशंस फॉलो होते हैं। लॉन्ग और हेल्दी लाइफ की बात करें तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स बनाता है, मतलब कि बर्थ के बाद कितने लोग बचते हैं, कुछ सालों में कितने लोग बच जाते हैं, लंबी लाइफ जीते हैं, और कितने लोग का डेथ हो जाता है तुरंत या थोड़े समय के बाद, उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं। और ये हमारा बनाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ये पहला इंडेक्स है, मतलब कि सब इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। उसका नॉलेज की बात करें तो इसमें एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड मतलब कि पूरा ओवरऑल अगर हम देखें तो कितने साल तक बच्चे पढ़ते हैं, और मीन मतलब देखें तो सेंटर पॉइंट क्या है, मतलब कि कहाँ तक आके बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं या फिर कंटिन्यू करते हैं, राइट। ये बनाता है हमारा एजुकेशन इंडेक्स। और तीसरा है GNI पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मतलब एक इंडिविजुअल कितना पैसा कमाता है साल भर में, उसे हम GNI कहते हैं, और ये बनाता है GNI इंडेक्स। तो तीनों इंडेक्स मिलकर GNI इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, इनमें स्कोरिंग किए जाते हैं, इनके स्कोरिंग को ऐड किया जाता है, एवरेज निकाला जाता है और फाइनली हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकल जाता है, जिसके बेसिस पर देशों की रैंकिंग की जाती है।
इस साल के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हाइलाइट्स की बात करें तो 70% ऐसे देश हैं जिन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी में डिक्लाइन देखा है। रीज़न क्या है? तो कोविड पैंडमिक लास्ट ईयर रहा है, 2 सालों से 2-3 साल से हम झेल रहे हैं कोविड पैंडमिक। इसके वजह से जो डेथ रेट्स हैं कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया विटनेस कर रहा है डिक्लाइन, लगभग 70% देश हैं, जो 191 कंट्रीज़ हैं, इन देशों में 70% ऐसे देश हैं जहाँ पर डिक्लाइन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी गई है। 85% ऐसे देश है जहाँ पर इनकम में डिक्लाइन देखा गया है। अब इनकम में क्यों डिक्लाइन देखा गया है? तो उसका भी रीज़न यही है, बहुत सारे बिजनेस बंद हुए, बहुत सारे कंपनीज़ बंद हुई, बहुत काम बंद हुए, तो इनकम में भी डिक्लाइन हुआ है। और 90% ऐसे देश हैं जिनमें HDI वैल्यू में भी रिडक्शन हुआ है। HDI वैल्यू क्या है? जैसे कि हमने देखा इंडिया का HDI वैल्यू क्या है? 0.633। तो ऐसे 90% देश हैं जिनमें सब में HDI वैल्यू रिड्यूस हुआ है। हालांकि रैंकिंग तो आपको एक पैरामीटर से मिलता है कि जो जिसका ज़्यादा नंबर उसका ज़्यादा रैंक, तो उसी हिसाब से रैंक मिल गया है। लेकिन वैल्यू की बात कर रहे हैं, जैसे ये जो 0 से लेकर 1 के बीच में जो स्कोर्स हैं, इनमें सब कंट्रीज़ में लगभग 90 लगभग कंट्रीज़ में रिडक्शन देखा गया है। ठीक है, और इंडिया का मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिया है 0.633, और ये है वर्ल्ड एवरेज से कम। अगर हम पूरे दुनिया का 191 देशों के स्कोर्स निकालें, उसको एवरेज निकाले तो उसका एवरेज आता है 0.733, और इंडिया का स्कोर एवरेज से भी कम रहा है, इसीलिए स्कोर इतना पीछे है। राइट, अब रीजंस क्या क्या हैं? तो रीजंस वही होंगे जो यहाँ पर हम इंडेक्स देख रहे हैं, जो हमारे पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तभी जाके रैंकिंग रिड्यूस होती है, स्कोर्स कम मिलते हैं। तो रीजंस भी वही होंगे, कुछ अलग नहीं होंगे। जैसा कि पहला है ड्रॉप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पर सर्वे के अकॉर्डिंग पाया गया है कि 2021 में इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67.2 ईयर्स हो गया है। पहले कितना था? 69.7 ईयर्स। ये सर्वे के हिसाब से हमेशा चेंज होता रहता है, आगे चल के हो सकता है ये इंप्रूव भी हो जाए, तो इट्स नॉट अ बिग डील। और रीज़न मैंने बताया, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे डेथ हुए हैं। ड्रॉप इन स्कूलिंग, ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं कितने साल तक पढ़ते हैं। मान लीजिए 5 साल से उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, कितने साल तक पढ़ते हैं, तो वो टेन्योर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें भी डिक्लाइन देखा गया है, पहले था 12.2 ईयर्स, अब ये 2021 में 11.9 ईयर्स हो गया है। वहीं अगर हम मीन निकालें तो ये 6.5 हो गया है 6.7 से, मतलब ये भी घटा है। ठीक है, अगला है ड्रॉप इन फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब यहाँ पर फीमेल में हम स्पेशली क्यों देखते हैं? क्योंकि जनरली क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो घटी है, यहाँ पर हम देख लिए हैं ड्रॉप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन फीमेल में थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है, मतलब नंबर ऑफ़ फीमेल्स का जो डेथ हुआ है ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू मेल्स, इसलिए यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर बताया गया है। तो इसका जो रिडक्शन हुआ है वो 11.9 ईयर्स हो गया है, पहले कितना था? 12.9 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा यहाँ से घट के यहाँ गया है। फीमेल स्कूलिंग की बात करें तो ये भी फीमेल स्कूलिंग भी एकदम सिमिलरली घटा है, 12.6 पहले था, अभी 11.9 ईयर्स हो गया। राइट, तो ये रीजंस थे जो भी इंडिया का डिक्लाइन है, HDI में डिक्लाइन हुआ है उसके पीछे के। चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो चैलेंजेस भी देखिए, अब कोई यहाँ पर आपको अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ हालांकि, लेकिन जो यहाँ पर रीजंस है वही चैलेंजेस होंगे, उनको मैनेज करना। सबसे पहला है जेंडर इनइक्वालिटी। तो आप देखते हैं ग्लास सीलिंग टर्म हमेशा यूज़ किया जाता है। ग्लास सीलिंग मतलब क्या होता है? एक आर्टिफिशियल सीलिंग, जहाँ पर जैसे यहाँ पर आप जा रहे हैं, ये सीलिंग है, अब ग्लास सीलिंग, ग्लास मतलब कोई लाइट तो पार हो सकता है लेकिन हवा पार नहीं हो सकता है। इसी तरीके से मेल्स यहाँ पर तो क्रॉस कर सकते हैं लेकिन फीमेल्स यहाँ पर रुक जाती हैं, तो एक पर्टिकुलर लेवल पे आके उनके प्रमोशन, उनके सैलरीज कुछ रुक जाती हैं, उनका जो डेवलपमेंट है प्रॉपर नहीं हो पाता है। डेवलपमेंट, इकॉनमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, इकॉनमिक और सोशल डेवलपमेंट की, और यहाँ पर इसी की वजह से जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ पर फीमेल्स को हमेशा फेस करना पड़ता है। लो ग्रॉस एनरोलमेंट, तो स्कूल में भी बच्चे लगातार रिड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि सोशल वेलबींग प्रॉब्लम हो रहा है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट भी पॉपुलेशन पोल्यूशन सारे की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो इनरोलमेंट भी रिड्यूस हो रहा है। स्टूडेंट स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहे हैं ज़्यादा, या तो एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। राइट, अगला है लैक ऑफ इफेक्टिव एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्कूल में जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, टीचर्स तो नहीं आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो टूल्स होते हैं पढ़ाने के लिए, जो बिल्डिंग्स होती हैं वो प्रॉपर नहीं आ रही, जैसे डिजिटल लर्निंग फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी एक मेजर चैलेंज है। नेक्स्ट इज़ इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए या फिर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पर भी टेक्नोलॉजिकल हो गई, वहाँ पर मशीन्स हो गई, वो भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, इसके वजह से भी डेवलपमेंट में रिडक्शन आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेल न्यूट्रिशन। तो पॉवर्टी की वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से, और चाइल्ड केयर प्रॉपर नहीं किया जाता है, फूड इनसिक्योरिटी है, फूड भी सिक्योर नहीं इंडिया में, इसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आता है, और जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है।
सोशल सिक्योरिटी के बारे में हम लास्ट के वीडियोस में बात कर चुके हैं, आप उनको देख लीजिए तो सोशल सिक्योरिटी क्या होता है वो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी भी एक मेजर चैलेंज है इंडिया के लिए, राइट। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है। प्री और मेंस में दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यू कैन रीड आउट दिस एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेसिव साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडेड टर्टल पोजेस थ्रेट टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है तो जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, यानी कि एनवायरमेंट में आता है। यहाँ पर न्यूज़ में क्या है बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो इन्वेजिव और नॉन नेटिव रेड ईयर्ड स्लाइडेड टर्टल्स हैं वो दूसरे नेटिव स्पीशीज़ जो भी उसी की तरीके के नेटिव स्पीशीज़ हैं उनके लिए एक्सटिंक्शन बन सकता है, एक्सटिंक्शन का कॉज बन सकता है। अब ये क्यों कॉज बन सकता है उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन पहले हमें कुछ फैक्ट्स जान लेने चाहिए। तो पूरे दुनिया में लगभग 356 टर्टल स्पीशीज़ हैं और उनमें से 29 फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़ इंडिया में पाए जाते हैं। और इन 29 फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़ में से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि इनमें से भी 80% स्पीशीज़ जो हैं वो थ्रेटेंड है, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं आज नहीं तो कल, इसलिए इनका खास ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरे 2 पॉइंट हमें ये जानने चाहिए कि इंडिया में जो भी इंडिजिनस टर्टल होते हैं, यानी कि जो 29 स्पीशीज़ हैं टर्टल्स के, इनमें से किसी भी टर्टल को एज ए पेट रखने का परमिशन नहीं है। इसे प्रोहिबिट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। क्यों किया गया है? क्योंकि ऑलरेडी ये थ्रेटेंड है। अगर इनको एज ए पेट रखते हैं तो हो सकता है सही से केयर ना मिल पाए जो इन्हें मिलना चाहिए और ये ब्रीड नहीं कर पाएंगे, इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगी। इसके अलावा इंडियंस को फॉरेन ब्रीड्स रखने के लिए अलाउड है, मतलब उन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। फॉरेन ब्रीड के जो भी टॉर्टोइज हैं, टर्टल्स हैं, उनको वो एज ए पेट रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, वो अपने तरह के स्पीशीज़ के लिए थ्रेट बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वो अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो ये स्पीशीज़ हैं, रेड ईयर्ड स्पीशीज़ टर्टल्स हैं, ये पहले तो छोटे होते हैं तो बहुत आसानी से इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है, एक देश से दूसरे देश बहुत आसानी से भेजा जा सकता है। लेकिन जब ये कोई इसको एज ए पेट रखता है, मान लीजिए किसी ओनर ने इसको एज ए पेट रखा, तो जब जैसे जैसे ये इनकी साइज़ बढ़ती है तो इनको किसी पॉन्ड में या फिर किसी टैंक में रखना मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट में होता क्या है, जब ये बड़े हो जाते हैं तो ओनर्स इनको या तो फिर जंगलों में छोड़ देते हैं या फिर आसपास के जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें छोड़ देते हैं। अब ये जो टर्टल्स हैं ये बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, तो वहाँ के जो उसके आसपास के नेटिव स्पीशीज़ उनको भगा देते हैं और इनका जो डाइट होता है बहुत हैवी होता है, तो अपने अगल बगल के जो भी वेजिटेशन होते हैं वो पूरा खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों फ्लोरा और फौना के कई स्पीशीज़ के लिए डेंजरस हो सकते हैं। यहाँ पर ये बताए जाने की कोशिश की गई है। अब स्पीशीज़ की बात करें तो इनका जो ओरिजिन होता है ये साउथ ईस्टर्न यूएसए और मैक्सिको में पाए जाते हैं, लेकिन ट्रेड के थ्रू ये लगभग पूरे दुनिया में अब पाए जाते हैं। इनको ट्रेड के थ्रू या फिर जो एग्जॉटिक एनिमल ट्रेड्स होते हैं उनके थ्रू पूरे देश के कोने, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा दिया गया है, ठीक है। और ये जो स्पीशीज़ हैं ये 100 वर्स्ट इन्वेसिव नॉन नेटिव स्पीशीज़ है। वर्स्ट मतलब कि जहाँ भी जाते हैं ये उड़म मचा देते हैं, वहाँ के जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इंडिया में बात करें तो ये सुखना लेक चंडीगढ़ में पाए जाते हैं, टेम्पल पॉन्ड ऑफ गुवाहाटी में पाए जाते हैं, लेक ऑफ बेंगलुरु में, संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में, यमुना रिवर दिल्ली में, और भी बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं, राइट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया। ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, ये भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव ने इन्होंने पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट भुवनेश्वर में इनाग्रेट किया। ये मतलब पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस है कोस्टल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो है ग्रीन क्लाइमेट फंड, और इसे सपोर्ट करने के लिए क्लाइमेट रेजिडेंस ऑफ इंडियन कोस्टल लाइन कम्युनिटीज़ सपोर्ट कर रही है। जो इम्प्लीमेंटेशन होना है, जो भी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए जाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन होंगे जो भी एक्टिविटीज़, वो यूएनडीपी पार्टनरशिप कर रहा है इंडिया के कई कोस्टल स्टेट्स में। कौन कौन स्टेट्स हैं वो? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन स्टेट के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो भी यहाँ पर एक्शन लिए जाने हैं, ठीक है। और सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट है जो अभी रिक्वायर्ड है, अभी बहुत ही ज़रूरी है इसको मैनेज किया जाए, नहीं तो आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इकॉनमी में, इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में कई तरीके के प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो ज़रूरी क्या है? तो एक डेटा ड्रिवन पॉलिसी बनाई जाए। डेटा ड्रिवन पॉलिसीज़ क्या होती है? नॉर्मल पॉलिसीज़ ऐसे बनाई जाती है कुछ अजम्पशन करके, लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टैटिस्टिक्स का हेल्प लें, डेटा का हेल्प लें, तो एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी बन सकती है किसी भी चीज़ के मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पर कोस्टल मैनेजमेंट के लिए एक डेटा ड्रिवन पॉलिसी बनानी बहुत ही ज़रूरी है। इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इंडिया में कुल 13 कोस्टल स्टेट हैं, उनको एक छत के नीचे या फिर एक जगह लाकर जो 3 इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, कोस्टल और मरीन बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडैप्शन और कोस्टल पोल्यूशन, इन तीनों के बारे में चर्चा किया जाए और उसके लिए कुछ एक्शन प्लान किया जाए। एम क्या है? तो एम भी वही है,
इन जो भी जो नेटवर्क है, एक नेटवर्क प्रॉपर नेटवर्क बनाया जाए स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी इन्वॉल्व होते हैं इन कोस्टल एरियाज़ में, वहाँ बिज़नेस करते हैं, वहाँ इकॉनमी है उनकी, उनकी गवर्नमेंट है, तो ऐसे लोगों को एक साथ एक नेटवर्क बनाया जाए और इन टॉपिक्स पे, इन मुद्दों पर काम किया जाए और स्पेशल कोस्टल गवर्नेंस, टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशन, डोमेस्टिक इंटरनेशनल फिनेंस, इस सब का अरेंजमेंट किया जाए। ये इसका एम है। अब यहाँ पर हम कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्टेट कोस्टल एरियाज़ में आते हैं। तो उड़ीसा हो गया, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हैदराबाद सॉरी स्टेट नहीं है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, मुंबई, ये सारे स्टेट्स जो होते हैं, गुजरात, ये सारे स्टेट आपके कोस्टल एरियाज़ में आते हैं। तो जो भी मैनेजमेंट होना है इन्हीं स्टेट्स के थ्रू या इन्हीं स्टेट्स के पार्टिसिपेशन से ही होना है, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये है हमारा राजस्थान गवर्नमेंट ने 100 दिन का अर्बन जॉब स्कीम लॉन्च किया है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर में आता है। तो आपने मनरेगा के बारे में सुन रखा होगा। मनरेगा जो है वो रूरल जॉब के लिए है, रूरल जॉब स्कीम है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट ने अर्बन जॉब स्कीम निकाला है, 100 दिन का रोजगार योजना। अब ये क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च किया है, जो कि 100 दिन के काम रोजगार की गारंटी देता है। कहाँ पर? जो भी लोग अर्बन एरिया, जो फैमिलीज़ अर्बन एरियाज़ में रह रही हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके जीवनी में प्रॉब्लम है, जी नहीं पा रहे हैं, कहीं प्रॉपर काम नहीं है उनके पास, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाया गया है। अब जो ये जॉब है वो 18 से 60 साल के लोगों को तो प्रोवाइड किया जाएगा। और जो पे है यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर है उनको 259 रुपीज़ पर डे का है। उसके बाद जो थोड़े से स्किल्ड है उनको 283 रुपीज़ पर डे दिया जाएगा। और जो मेट्स हैं उनको 271 रुपीज़ पर डे, मेट्स मतलब जो सपोर्टर्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सीधी सी बात है, अगर पैसा दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, तो इकॉनमिक सपोर्ट देना है जो भी ज़रूरतमंद फैमिलीज़ हैं, जो भी शहरों में रह रही हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? 18 से 60 साल तक उनका एज होना चाहिए। मतलब 18 से नीचे लोग वाले को जॉब नहीं मिलेगा, 18 साल के जो ऊपर है उनको जॉब मिलेगा, और 60 साल के नीचे जिनकी उम्र है उनको ही ये जॉब मिलने वाला है। इनकम टाइम लिमिट क्या है? तो इनकम लिमिट कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 100 दिन का रोज़गार है, 100 दिन के अंदर आप जितने दिन आपके पास काम रहेंगे सारा पैसा आपको मिलेगा। और जो टास्क कैटेगराइजेशन है, मतलब काम किसके सेक्टर में किए जाएंगे, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, वाटर कंजर्वेशन में, हेरिटेज कंजर्वेशन में, रिमूवल ऑफ एंक्रोचमेंट एंड इलीगल बोर्ड्स एक्सेट्रा, ये सारे काम इनसे करवाए जाएंगे और इनको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके का ये मनरेगा समझ लीजिए। मनरेगा में गाँव में तालाब खोदते हैं, पानी स्टोर करते हैं, वैसे काम होते हैं, लेकिन यहाँ पर शहरों में काम है, तो शहरों में यही काम हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़। तो ये सारे डोमेन्स हैं जहाँ पर काम करवाए जाएंगे, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, गयाजी डैम। तो यहाँ पर एक डैम इनाग्रेट हुआ है, इसको हम लॉन्गेस्ट रबर डैम कह सकते हैं, और ये फाल्गु रिवर में ओरिजिनेट हुआ है, जीएस पेपर 1 का हिस्सा है। अब यहाँ पर क्या देख लेते हैं, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर जो हैं हमारे इस समय नीतीश जी, उन्होंने गयाजी डैम को इनाग्रेट किया है। अब डिटेल्स की बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो 312 करोड़ रुपये कॉस्टिंग आई है। और यहाँ पर कंक्रीट की जगह रबड़ यूज़ हुआ है, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और हाइट की बात करें तो 411 मीटर लंबी है ये, और जो इसका स्पैन है 60 से 65 मीटर लेंथ का 6 जो स्पैन है। मान लीजिए ये डैम है तो इसमें अलग अलग पार्ट हैं, तो इसका जो लेंथ है 60 से 65 मीटर है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, जो बनाया गया है, तो ऑस्ट्रियन कंपनी है और हैदराबाद बेस्ड एजेंसी है, इन दोनों मिलकर इस डैम को बनाया गया है। इस डैम में जो रबड़ यूज़ हुआ है उसका थिकनेस 17 मिलीमीटर है, यानी कि 1.7 सेंटीमीटर है। ये बुलेट प्रूफ है, देखिए कितना बड़ी बात है, ये बुलेट प्रूफ है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। और ये 100 साल तक, आने वाले 100 साल तक डिटेरियोरेट नहीं होने वाला है। रबड़ वैसे भी हम जानते हैं, रबड़ प्लास्टिक जो भी होती हैं डिटेरियोरेट नहीं होती हैं, लेकिन जो इसकी लाइफ है वो 100 साल तक, मिनिमम 100 साल तक तो है ही है ये, ठीक है। अब हम जानते हैं जो गया है, गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू और बुद्धिज़्म का पिलग्रिमेज साइट है। यहाँ पर लोग पिंडदान करने आते हैं, तर्पण करने आते हैं, और ये फाल्गु रिवर पर सब चीज़ होती हैं। तो फाल्गु रिवर पर क्या होता है, पानी सूख जाता था, लेकिन इस डैम के बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर पानी स्टोर होगा, और ये जो भी काम होते हैं, चाहे नहाना हुआ, पिंडदान हुआ, तर्पण हुआ, ये सब बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा। इस डैम का जो फाउंडेशन है सितंबर 2020 में रखा गया था, और इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था अक्टूबर 2023 तक बनेगा, लेकिन ये 1 साल पहले बनकर तैयार हो गया। तो ये ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को जल्दी बन जाए, लेकिन यहाँ पर इस मामले में समय से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये काम कैसे करता है, तो बहुत सारे रबर शीट्स हैं, वो रिवर बेड के नीचे लगाए गए हैं, 1000 मीटर्स मतलब किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबे रबर हैं, और थिकनेस जो है 100 मीटर्स है। तो एक तरीके का ये बलून की तरह काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पर ये नदी बह रही है, यहाँ पर ये रबड़ बिछा दिया गया है, यहाँ पानी आ रहा है, स्टोर हो जाएगा, ये बलून बन गया पूरा, और उसका जब छोड़ना हो तो यहाँ से ये आउटलेट्स हैं, ज़रूरत के हिसाब से पानी छोड़ा जाएगा। तो ये पानी पूरे सालों साल स्टोर रखेगा यहाँ पर, और जब भी ज़रूरत होगी उसको यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा और यूज़ कर लिया जाएगा। हम बात करें फाल्गु रिवर की, तो फाल्गु रिवर झारखंड में पलामू डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करती है, और ये गया के थ्रू पास होती है। और हम ये भी जानते हैं कि हिंदू और बुद्धिज़्म का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, रिलीजियस साइट है। लेंथ टोटल 135 किलोमीटर्स है।
रिवर स्टार्ट होती है गया से और आगे चलकर लीलाजन रिवर और मोहन रिवर से कॉन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, और फाइनली जाके ये पुनपुन रिवर पर मिल जाती है। ये रहा पूरा इस टॉपिक के बारे में न्यूज़। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी G20 पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये द हिंदू में पब्लिश हुआ है, GS पेपर 2 वर्ल्ड अफेयर्स कह लीजिए या इंटरनेशनल रिलेशंस कह लीजिए। यहाँ पर हम G20 के बारे में बात करेंगे। तो नवंबर में ये G20 का हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट बाली में होना है, इंडोनेशिया में। इसके बाद इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी एज्यूम करेगा। अभी मतलब कि इंडोनेशिया में होगा, उसके बाद जो प्रेसिडेंसी होता है, जो एक तरीके से जो हेड होते हैं इस समिट के, तो इंडिया के पास आ जाएगा। कब से? दिसंबर 2022 से। अब अभी की जो प्रेसिडेंसी है, इंडिया के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो आगे चलकर इंडिया को एक सेंटर स्टेज मिल जाएगा। जो भी ग्लोबल एजेंडाज़ हैं, जैसे कभी मान लीजिए ग्लोबल एजेंडा भी फिलहाल में क्या है, तो कोविड है, दूसरा है रशिया यूक्रेन है, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, इकोनॉमिक मामले होते हैं, सोशल मामले होते हैं। तो इंडिया के पास एक सेंटर स्टेज हो जाएगा जहाँ पर वो अपने आप को ईजिली प्रेजेंट कर सकती है। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, अब यहाँ पर G20 हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब कि पूरी दुनिया की 80% GDP इन्हीं कंट्रीज से आती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे काम करना है, कैसे इंडिया सहयोग कर सकती है, कैसे दूसरे देश इंडिया को हेल्प मिल सकता है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर हेल्प मिल सकता है इंडिया को। लीडरशिप पोटेंशियल भी आ सकती है, जैसे G20 देश हैं, यहाँ पर बहुत सारे डेवलप्ड देश हैं, लगभग डेवलप्ड देश हैं, तो इंडिया को लीड करने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छा मौका है इंडिया के पास, राइट। लेसन्स क्या क्या सीख सकती है इंडोनेशिया से, तो अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया ने फिलहाल में 3 मेजर पिलर्स पर फोकस किया है। पहला है ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, दूसरा है सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, तीसरा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप तीनों चीज़ देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। हेल्थ ज़रूरी है हमेशा के लिए, एनर्जी ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं अपना नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है धीमे धीमे डिप्लीट हो रही है, तो एनर्जी ट्रांजिशन नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ ट्रांजिट करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेशन जो हो रही है, उसके लिए डिजिटलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इंडिया के पास एक कॉमन ग्राउंड हो सकता है जहाँ पर जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने के लिए, डोमेस्टिक और रीजनल इशू को भी यहाँ पर एड्रेस किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो इंडिया कर सकता है, ठीक है। अब G20 क्या है, तो G20 पहली बार 1919 में फॉर्म हुआ था। कब फॉर्म हुआ था? फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में हिट किया था, उसके वजह से G20 फॉर्म हुआ था। और एम क्या है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़, जो भी मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करके जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है उसको मैनेज करना है। G20 सबसे पहली बार इसका समिट का आयोजन 2008 में वाशिंगटन DC में हुआ था। और प्रोमिनेंट देशों की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, ये सारे देश यहाँ पर, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, US एंड यूरोपियन यूनियन, ये सारे चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं देश हैं। और स्पेन को भी इनवाइट किया गया है एज अ परमानेंट गेस्ट के लिए। अब हम कुछ स्टैट्स की बात करें, जो G20 कंट्रीज़ हैं, ये देश के 60% पॉपुलेशन यहीं से आते हैं, इन्हीं कंट्री से आते हैं। पूरे दुनिया के 80% जो भी GDP है वो इन्हीं G20 कंट्री से आती है। और इवन जो 75% ग्लोबल ट्रेड है वो भी इन्हीं G20 कंट्री से आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, आप एक इमेज दिया गया है, आप जानते होंगे G7 कंट्रीज़, और यहाँ पर एक G20 कंट्रीज़ है। G8 कंट्रीज़ पहले था जिसमें से रशिया को हटा के अब G7 बन गया। तो फिलहाल में G7 और G20 एग्जिस्ट करता है। तो ये कंट्रीज़ आप अगर याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो G7 में है वो G20 में इन्वॉल्व रहेंगे। बाकी G20 में कुछ अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये बहुत सारे और अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व है। मतलब 13 और कंट्रीज़ यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, NCERT आस्क्स स्कूल्स टू सेटअप मेंटल हेल्थ एडवाइजरी पैनल। ये GS पेपर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है, सॉरी, दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। ये आपका सोशल इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर क्या हम पढ़ते हैं, सबसे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, इन्होंने स्कूल्स को डायरेक्ट किया गया है कि स्टूडेंट्स के मेंटल वेलबींग के लिए एक कमेटी या फिर आप समझ लीजिए कुछ डिपार्टमेंट बनाया जाए। तो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट, हम जानते हैं कि बच्चों में 14 साल तक आते आते अगर उनके अंदर कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो उसको डायग्नोस किया जा सकता है, उसको पहचाना जा सकता है, और मैक्स टू मैक्स 25 साल तक मतलब समझ में आ ही जाता है। लेकिन जितना जल्दी अगर हम पता कर लेंगे, जितना जल्दी डायग्नोस किया जा सकता है, उतना जल्दी ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। NCERT ने स्कूल्स के अलावा पेरेंट्स को भी बताया है, उन्होंने पेरेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि जो भी सिंबल्स होते हैं, जो भी साइन होते हैं कि हाँ बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, कुछ इश्यूज़ हैं, उनको सबसे पहले ही जितना जल्दी हो सके डायग्नोस कर लिया जाए। टीचर्स को बताया गया है कि जैसे बच्चे, अगर कोई एक बच्चा बहुत ज़्यादा बुली हो रहा है, बहुत सारे बच्चे मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तो उसका भी रीज़न क्या है, उनको बच्चे को एजुकेट करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए कि ऐसा मत फील करो, और दूसरे बच्चों को भी समझाना चाहिए कि आप प्लीज़ बुली ना करें ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो सके। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स पाए गए हैं। तो लगभग 81% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम स्टडी से लेकर या एग्ज़ाम रिजल्ट से लेकर स्ट्रेस्ड होते हैं। 29% बच्चे ऐसे हैं जो कि उनको लगता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। 11% बच्चे एंग्शियस होते हैं। 14% एक्सट्रीम इमोशन से डील कर सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर मूड स्विंग भी होते हैं 43% बच्चों में। तो आप देख सकते हैं ये सारे मेंटल रिटार्डेशन या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, इसीलिए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं, राइट।
गाइडलाइंस की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन स्कूल गोइंग एंड एडोलेसेंट। जो भी स्कूल जाते हुए बच्चे हैं उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर लेना, ये एक मेजर टास्क है इस गाइडलाइन का। स्कूल को एक मेंटल हेल्थ एडवाइजरी पैनल बनाना चाहिए, जो मैंने बता चुका ऑलरेडी कि इनको एक मेंटल हेल्थ एडवाइजरी पैनल बनाना चाहिए जिसमें कि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों इन्वॉल्व हो और बच्चे के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। और हर साल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए स्कूल्स को, ताकि यहाँ पर एक तरीके का जैसे होता है ना एनुअल फंक्शन होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, वैसे एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी लॉन्च करना चाहिए ताकि बच्चे को एक तरीके से डायग्नोस किया जा सके। और यही सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, कई बार वही चीज़ें बताई गई हैं। कुल मिला के मेंटल हेल्थ को जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जानी है, इसीलिए गाइडलाइंस जारी की है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, 50 मिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड इन मॉडर्न स्लेवरी। ये इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, जीएस पेपर 1 का हिस्सा है। यहाँ पर बताया गया है कि 50 मिलियन लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो कि मॉडर्न स्लेवरी का पार्ट है या फिर मॉडर्न स्लेवरी के अंडर में आते हैं। अब मॉडर्न स्लेवरी क्या है, यहाँ पर न्यूज़ में हमने ऑलरेडी देख लिया। 50 मिलियन लोग 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से मॉडर्न स्लेवरी में आते हैं और ये इसमें लगभग 10 मिलियन का इजाफा हुआ है, यानी कि 2021 में या 2016 में कंपेयर करें तो ये 40 मिलियन थे। यहीं 5-6 सालों में यहाँ पर 50 मिलियन हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, ठीक है। मॉडर्न स्लेवरी क्या है, तो मॉडर्न स्लेवरी है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, वही राइट टू स्पीच, राइट टू लिव, मतलब बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। उनको अगर कोई वायलेट कर रहा है, ज़बरदस्ती काम करा रहा है, तो उसे हम मॉडर्न स्लेवरी कहेंगे। इसमें सर्विट्यूड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स एंड कंपल्सरी लेबर, फोर्स मैरिजेस, ये सब मॉडर्न स्लेवरी का पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमेस्टिक सर्विट्यूड, जैसे नौकर रखना, सेक्स ट्रैफिकिंग, फोर्स मैरिज, फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, ये सारी चीज़ें मॉडर्न स्लेवरी का पार्ट हैं। और फिलहाल में 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक 50 मिलियन लोग पूरे वर्ल्ड में मॉडर्न स्लेवरी का पार्ट हैं। अब मॉडर्न स्लेवरी में जो 3 मेजर चीज़ें आती हैं, 3 मेजर पैरामीटर्स आते हैं, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स मैरिज और तीसरा है फोर्स लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कि लोगों को धोखाधड़ी से रिक्रूट करना कि आपको दूसरे देश भेज दिया जाएगा, जॉब मिलेगा, या फिर पढ़ने के लिए गलत उनसे पैसे लेके उनको दूसरे देश भेज के उनसे गलत काम कराना, सेक्स वर्कर्स जो होते हैं, ये सारे काम यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर में आता है। उसके बाद फोर्स मैरिज में क्या होता है, फोर्स मैरिज में ये होता है कि दोनों जो पार्टनर्स हैं सहमत नहीं है शादी करने के लिए, फिर भी शादी करा दिया जाता है और लास्ट में प्रॉब्लम कहाँ आती है, उनके फैमिली लाइफ में डिस्प्यूट आता है। अगर हम स्पेशली फीमेल्स की बात करें, इंडिया में हम देखें तो इंडिया में अक्सर अरेंज मैरिज होते हैं। तो अरेंज मैरिज में क्या प्रॉब्लम आती है, वैसे तो सही है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे कि जनरली क्या होता है, अगर जो भी लेडी है नॉन वर्किंग है तो घर में उसको काम कराया जाता है, वो चाहे चाहे ना चाहे उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि एक सोसाइटी का हिस्सा है, उसे बचपन से सिखाया गया है। तो ये भी एक फोर्स मैरिज का हिस्सा है, ये भी हमारा मॉडर्न स्लेवरी का पार्ट है। नेक्स्ट इज़ फोर्स लेबर। फोर्स लेबर मतलब कि जहाँ पर किसी के विल के अगेंस्ट में उसे काम कराया जाएगा, उसे फोर्स लेबर कहेंगे, चाहे वो फ्रॉड के द्वारा हो, चाहे उसे कोई लालच दे के कराएगा हो, लेकिन उसको विल नहीं, उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उससे काम कराया जा रहा है, तो उसे हम फोर्स लेबर कहेंगे, ठीक है। अब इस रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग्स है, वो पहली बात यही है कि 50 मिलियन से ज़्यादा लोग मॉडर्न स्लेवरी का हिस्सा है, जिसमें से 28 मिलियन पीपल फोर्स लेबर का पार्ट है, 22 मिलियन लोग फोर्स मैरिज का पार्ट है। देखिए फोर्स मैरिज कितना बड़ा हिस्सा है यहाँ पर। और यहाँ पर 6.4 विक्टिम्स ऐसे हैं जो कि मॉडर्न स्लेवरी का हिस्सा है, मतलब कि आप समझ सकते हैं 1000 लोगों में से 6.4% जो हैं वो मॉडर्न स्लेवरी का पार्ट हैं। और 4 विक्टिम्स में से 1 विक्टिम हमेशा बच्चा है। मतलब जैसे ह्यूमन ट्रैफिक हमने देखा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं या फिर किसी भी तरीके से लालच देकर दूसरे देश भेज देते हैं या फिर उनसे फिर भीख वगैरह मंगाने का काम कराते हैं, उनके ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं। बहुत सारे काम होते हैं, ऑर्गन्स बेचना खैर अलग हो गया, जैसे भीख मंगवाना हो गया या फिर दूसरे काम हो गए, तो उससे हम बच्चों का एक काम होता है और उसमें से बच्चा एक पार्ट होता है। 4 विक्टिम से 1 विक्टिम जो होता है वो बच्चा होता है, ठीक है। और 3/4 वुमेंस जो होती हैं वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा होती है, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि कैसे से आप कह सकते हैं सेक्स वर्कर्स जो होती हैं वो अपने आप से नहीं काम करती हैं, कुछ तो अपने आप से काम करती होंगी, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो एक्सप्लॉयटेड होती हैं, ज़बरदस्ती उनसे कराया जाता है। इंडियन लॉज की बात करें स्लेवरी के लिए तो इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 है। ये हमारा जो भी ह्यूमंस का सेल और परचेज़ है और इंडिविजुअल का जो भी चीज़ें हैं, ये पनिशबल ऑफेंस है। अगर किसी को ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उन्हें इंडियन आईपीसी के एक्ट के अंतर्गत सज़ा मिल सकती है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है वन वाटर अप्रोच, इसकी कॉम्बैट अर्बन चैलेंजेस मैनेज वाटर रिसोर्सेज। ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का हिस्सा है, जीएस पेपर 3 में आता है। तो हम जानते हैं पानी की समस्या हर जगह है। अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपको पता होगा पानी की समस्या है। पहले के समय में आप जब गांव में रहते थे या फिर आप छोटे थे तो आपको लगता होगा पानी को कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर आप शहरों में पढ़ रहे हैं या देख रहे होंगे तो
आपके यहाँ घर में म्यूनिसिपल के जो पानी होती है वाटर है, अगर आपके घर में बोरिंग वगैरह नहीं है तो टाइम टू टाइम आता है। टाइम टू टाइम आने का मतलब वाटर का शॉर्टेज है, इसको हर जगह सप्लाई करना है, इसीलिए इसको मैनेज किया जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूज़ में बताया गया है कि 2019 के ग्लोबल ड्रॉट रिस्क वाटर स्ट्रेस मैप के अकॉर्डिंग इंडिया के मेजर पार्ट में, स्पेशली वेस्ट और सेंट्रल पार्ट में पानी की स्कैर्सिटी देखी जा रही है, पानी की समस्या आ रही है और 2050 तक 4 बिलियन लोग पानी के शॉर्टेज से अफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, और इवन ये बहुत सारे देशों में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट है, वो पैदा करने वाली है। वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं नदियाँ होती हैं, नदियाँ तो बाउंड्रीज जानती नहीं हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक देश से दूसरे स्टेट फ्लो करती हैं। लेकिन जहाँ से ओरिजिन होता है, मान लीजिए यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, यहाँ से आ रही है, ये इंडिया है हमारा। ठीक है, ये एक देश है और ये दूसरा देश है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ दूसरे देश में जाके फिर यहाँ पर ड्रेन हो जा रहा है। तो आगे चलकर अब यहाँ पर अगर बैरियर लगा दिया गया तो पानी जो यहाँ पहुँचना चाहिए उतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाएगा। तो ये जो वाटर शेयरिंग है, इसमें डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, चाहे स्टेट्स के बीच में, चाहे जो कंट्रीज़ के बीच में, ये डिस्प्यूट्स आगे चल के बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे आ सकती हैं। ग्लोबल लेवल पर 31 कंट्रीज़ हैं जो कि अभी वाटर शॉर्टेज फेस कर रही हैं, 2025 तक ये फेस करने वाली हैं, और अभी फेस कर रही हैं, और 2025 तक ये देशों का नंबर 48 हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग ने एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स लाया है 2018 में। इसके अकॉर्डिंग 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। और हम जानते हैं इंडिया बहुत तेज़ी से अर्बनाइज हो रहा है। अर्बनाइज होने का मतलब शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण मतलब कि अब अंडरग्राउंड वाटर उनके पास नहीं बचेगा और पानी की ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे गाँव में जो लोग रहते हैं उतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन शहरों में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन के साथ साथ ही जैसे कंस्ट्रक्शन होना है उसमें ज़रूरत है, फिर लोग रह रहे हैं डेली लिविंग में, उसमें ज़रूरत होनी है। तो ये भी प्रॉब्लम आगे चलकर बढ़ होने वाला है। इम्पैक्ट तो रूरल अर्बन वाटर डिस्प्यूट, अब जो गांव में है शहरों में है, दोनों के बीच में वाटर डिस्प्यूट हो सकता है। ये सारे वही इम्पैक्ट हैं कि एक देश से दूसरे देश के बीच में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज़ आ सकते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं टिस्टा वाटर रिवर जो डिस्प्यूट है इंडिया बांग्लादेश में, तो बहुत सारे ऐसे वाटर डिस्प्यूट है स्टेट के, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमेशा चलता रहता है, न्यूज़ में आता है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस आते हैं। तो वो सारी चीज़ें आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं क्योंकि पानी की कमी होने वाली है। वन वाटर पॉलिसी क्या कहती है, तो वन वाटर पॉलिसी मतलब क्या कहती है, एक इंसान को एहसास दिलाती है। इसमें हम बहुत डिटेल में यहाँ पर टेक्स्ट ना पढ़ के बस आपको मैं थीम बता देता हूँ। इसमें ये बताया जाता है कि इंसान को एहसास हो कि पानी का इंपॉर्टेंस कितना है। जो कंपनीज़ है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं, जैसे वेस्ट वाटर है, स्ट्रॉम वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, इनको सेपरेट करके उनको रीयूज़ किया जाए ताकि कंपनी से कम पानी यूज़ हो, और इसको जो हम ड्रेन करें या फिर बाहर छोड़ें पानी को, तो उसको फिर से किसी न किसी फॉर्म में यूज़ किया जा सके। और जो भी इंडिविजुअल लेवल पर लोग होते हैं उनको भी पानी की बर्बादी कम से कम करनी चाहिए। ये इसका एक मेजर हिस्सा है वन वाटर पॉलिसी का। फीचर्स की बात करें तो माइंडसेट, जैसे मैंने बताया कि माइंडसेट लोगों के अंदर लाना लगेगा कि वाटर हैज़ वैल्यू। पानी हम जानते हैं कि पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है। पानी फ्री में मिलता है तो वैल्यू नहीं होती, किसी भी फ्री वाली चीज़ की वैल्यू नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। जो भी चीज़ फ्री मिल रही है किसी भी इंसान को तो वो कभी वैल्यू नहीं करेगा। अगर आपको जैसे ये यूट्यूब में वीडियो मिल रहा है फ्री में, तो आप इसकी वैल्यू शायद ना करें। यहीं अगर आपने इसके लिए फ़ीस दिया होता 1000, 2000, 5000, तो इसकी आप वैल्यू करते हैं और पूरे वीडियो को देखते हैं। इसीलिए जो भी चीज़ फ्री में होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो सबसे पहले तो इंसान के माइंडसेट में ये लाना पड़ेगा कि पानी की एक अहमियत है, एक वैल्यू है, और जो भी वाटर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है वो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल रिटर्न देने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट करते जाएँ हमें कोई रिटर्न नहीं दे रहा है। ठीक है, और जो भी पानी हम स्टोर कर रहे हैं और इकोसिस्टम में उसको रीयूज़ करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉलिसी का एक मेजर हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, तो रिलायबल, सिक्योर, क्लीन वाटर सप्लाईज, एक्वाफायर रिचार्ज, फ्लड प्रोटेक्शन, मिनिमाइजिंग वाटर एनवायरमेंट पोल्यूशन, एफिशिएंट रीयूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रेजिलेंस टू क्लाइमेट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हैं इस प्रोजेक्ट के। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और यस, प्लीज़ सब्सक्राइब बोट ठाकुर IAS यूट्यूब अकेडमी चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस का अपडेट मिलते रहें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।